नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पसे पर्दा चैनल से मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने लगा हूँ जो शायद आपके लिए भी अनोखा हो, निराला हो और आपकी तवक्को के बरक्स हो, लेकिन इससे सोसाइटी की मौजूदा सूरत और माजी के हवाले से बहुत से इसमें सबक पनाहा है। अभी चंद दिन पहले हमारे इलाके में डकैत, चोर, कातल जो उन्हें कह लें, मलकवाल के करीब पुलिस मुकाबले में उन्हें मार दिया गया। कोई कहता है 3 थे, कोई कहता है 2 थे। तो उनमें से एक लड़के का निसार अहमद उर्फ सारू का तल्लक पिंडी सैदपुर मेरे इलाके मेरे गांव के साथ। तो मैंने इसलिए अप्रिशिएट किया कि मेरा ख्याल था कि बकौल पुलिस के कि यही वो गिरोह था जो हमारे इलाके में डकैतियों में और चोरियों में मुलव्वस था। लेकिन जो ही चंद दिन गुजरे तो पिननवाल में फिर यही वाकया पेश आ गया। इसका मतलब ये है कि जो मैं पहले कह चुका कि कुछ जन्नात का गिरोह है जो ये वारदातें करता है, या वो ऐसे किसी किस्म के लोग हैं कि जो शरीफ खटक साहब के जमाने में जब वो डीएसपी थे और फाद चौधरी वजीर थे, तो उन दिनों वो जो रात को छतें फाड़ कर हमारे इलाके में डकैतियां करते थे, लूट मार करते थे, और आज तक उनको पता नहीं चला कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, लूट के चले गए, कई घरों को कंगाल कर गए। तो मैंने सोचा कि अगर यही लोग थे जिन्हें मार दिया गया है तो ये वारदात क्यों हुई है, और अगर वो लोग इन्वॉल्व थे तो ये नए लोग जो हैं, इसका मतलब है कि अभी उनके कोई यमीनो इसार बकाया हैं। तो मेरे सामने माजी के कई वाकयात, अब 76 साल उम्र, सहाफत और सियासत समाजी जिंदगी भरपूर गुजारी है, और मेरा तो अवाम की जिंदगी से बड़ा रास्त तल्लक है। एक गधा गाड़ी वाले से लेकर मुल्क के वजीर आज़म और सदर तक मेरी पंजाबी कहने बर्तन रही है। तो मुझे बताया गया कि वो जो लड़का पिंडी सैदपुर में पुलिस मुकाबले में मारा गया है, निसार सारू, उसके घर के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। मेरा अंदाजा था कि इतना बड़ा वो डकैत था तो उनके घर में तो दौलत की रेल पेल होगी, उनके मकानात शानदार होंगे और उनके घर रहन सहन का माहौल अपना होगा। तो मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ जो जुरैम की दुनिया में जाते हैं, कोई टौर टप्पे के लिए जाता है, कोई दौलत के लिए जाता है, और कुछ को खुद पुलिस मुजरम बनाती है कि झूठे केस में डाले, जेल में भेजा, वहां जुरैम पेशा लोगों से राब्ता हुआ और वो फिर इस दुनिया में चले गए। लेकिन इनके वाकयात से हमारे नौजवानों को सबक सीखना चाहिए, और खासतौर पर उन घरों को और खानदानों को और उनके वारसों को, उनकी औलाद को, उनके भाई बंदों को इसे सबक हासिल करना चाहिए कि यार जो हमारे साथ हुआ है, तो अगर हम इसी रास्ते पर जाते रहे तो हमारे साथ फिर भी हमारे साथ भी हो सकता है। मैं उनके घर गया हूँ, उसका बूढ़ा बाप चारपाई से उठ नहीं सकता था, उनके घर में मौत का सन्नाटा था, दीवारें तक खौफजदा थी, उनकी खातीन फटी फटी आंखों से देखती थी, जबान पे ताले थे। मेरे वो ये लोग, मैं वहां का रहने वाला हूँ, मेरे वोटर सपोर्टर जाती ताल्लुक वास्ते वाले थे, लेकिन मैं जी इधर बैठा रहा हूँ, मैं ही बातें करता रहा हूँ, कभी अल्लाह की, कभी रसूल की, कभी दुख की, कभी सुख की, उनमें से कोई नहीं बोला। और उनका बाप जो था वो तो बिल्कुल उसने चुप कर रोजा रखा हुआ था। मुझे तो नहीं जरा था कि वो सरवाइव करेगा, लेकिन उसकी जवान बेवा और 4 मासूम बच्चों को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा। अब मेरा जो है ना ख्याल ये है कि ये जो हमारी जमींदार कौमें है ना, ये आमतौर पर अक्ल से पैदल होती हैं, खास पर मुगल और अवान, और वो लड़का अवान था, लेकिन उसके ननियाल भी बैर फकीरा के राजगान थे और उसके ससुराल भी बैर फकीरा के राजगान थे। तो एक ज़हीन कौम के साथ रिश्तेदारी होने के बावजूद ये जुर्म की दुनिया में वो कैसे गया, क्यों गया, उसका अंजाम क्या, अब उन बच्चों का क्या बनेगा। वो अलग बात के अर्श अजीम पर बैठ और अब उनके लिए पता नहीं क्या क्या दरवाजे खोल देगा, लेकिन ये जुर्म की दुनिया में जाने वालों को ये सोचना चाहिए कि आज उसकी बूढ़ी माँ, उसका बूढ़ा बाप और उसकी जवान बेवा और उसके मासूम बच्चों पर क्या गुजर रही है। फातबिरुयासार। लेकिन हम कहाँ सबक हासिल करते हैं। खलासपुर में थे एक अफजल उर्फ अप्पू, उसका आगाज कैसे हुआ कि मकामी राजगान जिम्मेदार बिरादरी और लोकल लोगों से आजादी करते थे, वो रद्द अमल में आया, उससे कत्ल हो गया, फिर वो बदमाश बना और फिर वो फांसी लग गया। मैंने उसका जनाजा पढ़ा, वो जेल में था तो मैं उसकी मुलाकात पाया करता था। मैंने अखबार में उसके हक में मज़ामीन लिखे, क्योंकि वो उसको इंतकामी कार्रवाई का भी निशाना बनाया जाता था, क्योंकि राजा मोहम्मद साहब की हुकूमत थी। तो वो जालिम से मजलूम बना, लेकिन आखिरकार उसको फांसी दे दी गई। मैं उसके जनाब में मौजूद था। 9 उम्र उसका बेटा था, उसको मैंने प्यार किया और उसे मशवरा दिया कि बेटे इस जुर्म की दुनिया में कदम ना रखना, और इस दुनिया में रहने के लिए जहाँ जहाँ हमारी रहनुमाई और मदद की जरूरत हम हाजिर हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उसके बच्चे के सर से ये बात गुजर गई। हमारे इलाके में चक मजाद में जालब राजगान दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है। जालब बिरादरी से एक राजा मोहम्मद सलीम बरदार थे, हमारे दोस्त थे, बड़े दोस्त थे मेरे,
इलेक्शन में मेरा साथ दिया करते थे। उनका एक बेटा था शबीर, वो विर्क साहब थे हमारे SP, तो उन्होंने पुलिस मुकाबले में मार दिया। तो मैंने बकायदा विर्क साहब के साथ दफ्तर में जाके लड़ाई की, उलझ पड़ा, उसकी बूढ़ी माँ को लेकर किधर से किधर फिरता रहा कि यार ये इसको अदालत में हमको भेजना चाहिए था, इसको पुलिस मुकाबले में नहीं मारना चाहिए था। लेकिन मैं जो इतनी लड़ाई लड़ने वाला था, मैं हैरान रह गया कि आज उसके भाई जो है वो उन पे कब्जा ग्रुप होने का इल्जाम है, और मेरे अजीज भी उनकी इस मतलब कारस्तानियों के निशाना बन चुके हैं। कोई सबक नहीं लोग सीखते। लेकिन इसमें करैक्टर की कमी भी आ गई है कि अब लोग अपने मौसम का भी लिहाज नहीं करते। लेकिन जो मेरे पास माजी के वाकयात हैं उनके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़ाती तजर्बे के हवाले से, कि इस दुनिया में, जुरैम की दुनिया में भी लोगों का कितना बड़ा किरदार था। मैं गुजरात में था, गुजरात की मेरी ज़िंदगी जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि मैंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। तो एक माजी का शैतानिया मौजूदा रहमानिया गाँव जो था ना, वहाँ का रहमत गुजर उर्फ रामा गुजर, वो बस्तालफ का बदमाश था और नजायज असले का कारोबार करता था। वो हमारे एक दोस्त थे चौधरी अरशद वकील, उनकी बिरादरी का था, उनके हवाले से हमारा दोस्त बना, हमारे पास आना जाना शुरू हो गया। वो जब जाता था हम उनकी मेहमान नवाजी थी, डेरादारी थी, उनको खाना वाना भी देते थे, अच्छी तरह इज्जत भी करते थे। तो हमारे जो चची थी ना, वो राजगान बिरादरी से थी, तो उनके रिश्तेदार थे नवा लोग मंडी बाबदीन के राजे। तो उन्होंने एक बलोच बिरादरी का बुजुर्ग, उनसे कत्ल हो गया, तो दुश्मनी बहुत बढ़ गई। तो इसी दौरान उन्हें ज्यादा अरसा घर से बाहर गुजारना पड़ा। तो मेरे वाले से वो राम में से भी वाकिफ हुए थे। राम में से उन्होंने नजायज बंदूकें मांगी कि हमें कीमतन दे दें, तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं मैं आपको बंदूकें नहीं दूंगा। तो मुझे उन्होंने गिरा दिया तो मैंने राम में से कहा कि यार ये तू एक कारोबार करता है, पैसे ले उनको बंदूकें दे दे। तो उसने कहा मिर्जा साहब आप मेरी इज्जत करते हैं, आपके ये रिश्तेदार हैं, ये दुश्मनी वाले लोग हैं, मैं इनको जो बंदूकें दूंगा वो मेरी 2 नंबर बंदूकें हैं। मैंने कड़ियाँ वाला जंगल में लोहार और दरखान बिठाए हुए हैं, वहाँ वो लोहे का डंडा लगाते हैं, लकड़ी का दस्ता लगाते हैं और एक बंदूक तैयार कर उसको सिकंदर की जेली मोहर लगा देते हैं। उस जमाने सिकंदर सियालकोट की बड़ी मशहूर राइफल थी, 150 की आती थी, वो जनाब वो 100 रुपये में देता था। तो वो जनाब एक फायर के बाद या दूसरे फायर के बाद फट जाती है, तो इनको अगर दुश्मन इन पर हमलावर हो तो ये तो मारे जाएंगे। तो मैं ऐसे नहीं दे रहा कि आपके रिश्तेदार हैं, आपका मैं नमक खाता हूँ। आप अंदाजा लगाएं कि वो क्या कहता है कि मैं आपका नमक खाता हूँ, मैं आपके रिश्तेदारों को साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर मिर्जा साहब फ्रॉड ही करना हो तो अल्लाह की मखलूक कितनी पड़ी है, तो यारा नाल फ्रॉड ही करने, दोस्तों नाल करने, संगिया नाल ही करने, जिन्होंने ना रल के बह के खाई दा, जिन्हों का इज्जत रिजक साझा, जिन्होंने रिश्तेदारी दोस्ती है, उन्होंने फ्रॉड करने। ये था एक बदमाश बस्तलफ का किरदार। और फिर ये हुआ कि राजा मोहम्मद साहब की मेहरबानी से एक दफा मुझे जेल यात्रा करनी पड़ी। साल 1982 की बात थी, मैं जेल में गया। वो कभी तफसीर उस रात की फिर बताऊंगा डिटेल क्या थी, कि वहाँ हमारे इलाके के कुछ लोग मौजूद थे, तो उन्होंने प्लानिंग की, शायद प्लानिंग के तहत ही मुझे उनके वार्ड में भेजा गया था, भाई बिरा साहब के साथ या तशद्दुद होना चाहिए। तो वहाँ जिस शख्स ने मुझे इस जुल्म सितम से बचाया, उनका नाम नज़ीर शाह था, और वो खाई चकवाल के गलबा रहने वाले थे। तो उन पर कत्ल के बेपनाह मुकदमात थे। तो मैंने कहा शाह जी यहाँ ये सारे लोग आपके अपने हैं और ये मेरे साथ ज्यादती करना चाहते हैं, आप मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरा दोस्त था गरीबवाल का जफर फफरा, चौधरी जफर फफरा, हम दोनों ने रीड के, जो रीड था ना जनरल मैनेजर इसका गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री का, उसके बंगले पर डाका मारा, मैं बच गया और वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो वो जिक्र कर रहा था कि हमारे कबीले में एक नौजवान पैदा हुआ है और बड़ा काम का है, मिर्जा महमूद जेलमी। तो मैंने आपका नाम सुन रखा था, मेरा वो दोस्त था। वो दिन और आज का दिन, मैं आज तक फफरा का लफ्ज आ जाए मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। तो वो रात जो मुझ पर बड़ी भारी थी, उन्होंने सारी रात मेरी खिदमत की, मुझे मुर्गा खिलाया, नई रजाई दी, उसके अलावा उनके जो दूसरे कैदी हवालाती थे वो सारी रात मुझे जो है ना वो मुट्ठी चापी करते रहे। बाद में हुआ ये कि मेरे अपने, यानी कितना जुहाल हुआ, छोटे लोग बड़े और बड़े लोग छोटे, इस फलसफे को जरा समझें आप, कि मेरे अपने दोस्त तकरीबन जिनमें से सारे जिंदा हैं। मैं अगर नाम लूं ना, मेरी बिरादरी में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे हल्का अबाब में, मेरे हल्का असर में एक तूफान आ जाए, एक बहुत बड़ा बम फट जाए, मैं उनके नाम लूं कि जिन्होंने प्लानिंग की मेरे कत्ल की। और उन्होंने 1.5 लाख रुपया बयाना दिया चकवाल के किसी मफरूर को। वो मफरूर मुरी, वो बाद में शाहजी बरी हो गए और अपने घर चले गए और उन्होंने दुनिया, जुरैम की दुनिया छोड़ दी।
तो वहां पर उन्होंने उनसे मशवरा किया कि हमने एक बंदे को कत्ल करना है और वो उसका नाम है महमूद मिर्जा जेलमी। मैं उस वक्त तब्दील हो चुका था, दुनियादारी से दीन की तरफ आ चुका था। तो शाह जी उस बंदे को मेरे पास लेके आए, तो उन्होंने कहा इस दरवेश को तू मारेगा? तो उसने कहा यार अपना बंदोबस्त कर ले, हमने तो 1.5 लाख लिया हुआ था, वो खा पी जाएंगे, 1.5 और लेना था, वो चलो मर जाता रहेगा। यानी किरदार देखे लोगों का कि उन्होंने क्या किया कि वो एक रात एक बर्तन में खाना या वो जफर बफरे की वजह से दूसरी दफा मेरी जान बचाई। आगे चले, आप देखें कि हमारे इलाके में डूडी थाले गांव है और ला वहां बड़े कत्लो गारत गरी में लोग और खानदान जो है वो बड़े इन्वॉल्व हैं। तो वहां एक मशहूर आदमी अहमद डूडी, अहमद डूडी के बारे में ख्याल था कि एक वक्त था अहमद डूडी के लिए बंदा मारना ऐसे ही था जैसे बंदा को मक्खी को मार दे। तो वो जब जेल में थे ना, तो किसी वाय से मेरे साथ उनके किसी अजीज ने रब्ता किया, उनका पैगाम दिया कि हमारे बच्चे फौज में भर्ती कराएं जी, मेजर आपका रिश्तेदार है। तो मैंने उनके बच्चे फौज में भर्ती कराए। अब अहमद डूडी जब को मेरे अपने उन मेहरबानों ने अब दूसरी अटेम्प्ट यही की, वही टीम जो चकवाल का बंदोबस्त कर रही थी, उन्होंने उसको पैसे दिए और वहां भी 1.5 लाख रुपया दिया एडवांस कि 1.5 फिर देंगे आपको। तो उन्हें कहा कि जनाब ये मिर्जा साहब का मकू ठप दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तूने हमारे साथ एक नेकी की है मुश्किल वक्त में, तो मैं तो ये तुम्हारा काम नहीं करूं, तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, लेकिन तू अपना बंदोबस्त कर, ये जो तुम्हारे बड़े करीबी है ना अजीज, ये तेरे कत्ल के दर पे हैं और फलां फलां बंदा इसमें शामिल है। अब उन लोगों के मैं नाम बताऊं ना आपको जिन्होंने ये प्लानिंग की थी, यकीन करें कि मैं बैतुल्लाह में भी हलफ दूंगा तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये दोनों बंदों ने मुझे उनके ही नाम बताए। अब इन्हीं बंदों के नाम बताने वाला एक और बंदा भी था, और वो क्या, वो था हक नवाज रुफकू, ये संगोई का था, जाट बरादरी का। उसकी दोस्ती थी मलिक खलील के साथ। मलिक खलील था नक्का कलां का लाले मजीद के छोटा भाई, और बड़ी कमाल की शख्सियत थी। बाद में बदकिस्मती से वो भी बड़ी जालमाना मौत मारा गया। उसको दोस्त बन के लोग ले गए और उन्हें मार के नहर में फेंक दिया, और बाद में वो अलग बात है कि लाले मजीद ने अपना खूब बदला लिया। लेकिन खलील उसकी ज़ाती ज़िंदगी जो भी थी, मैंने अपनी बर्तन के हवाले से या अपने गाँव के हवाले से, इलाके के हवाले से देखा है कि वो लोगों के कागजों में एक जुर्म पेश आदमी, लेकिन अपने इलाके का मैंने इतना बहादुर खैरखा बंदा नहीं देखा। तो वो इस तरह का था, उसके साथ मेरा ताल्लुक था। वो इतनी इज्जत करता था कि जब मैं कभी जाता था तो वो बैठा होता तो खड़ा हो जाता था कि जाता बाबा जी नहीं बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। एक दफ़ा ये हुआ कि हमारा कोले का काम था, तो वो ट्रक कोले का भिजवा रहा था। मैंने कहा यार हमारा कोला बिकवाओ। तो कहने लगा बाबा जी जिस तरह मैं बेचता हूँ इस तरह आपका नहीं बेचना, मैं मर्जी से पैसे देता हूँ। यानी वो इस तरह की उसकी वर्तन थी हमारे साथ तल्लुक की वजह से। तो वो उसके साथ उसने हक नवाज ने मशवरा किया कि जी बाबा जी की कीमत हो गई है, मेरा एक प्लाट है वो भी मुझे मिल जाएगा, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे कि अगर बाबा जी को फ़र्क कर दें तो ये मुआवजा मिल जाएगा। वही पार्टी थी, ये तीसरी अटैम्प्ट थी उनकी। तो वो खलील ने उसे कहा कि यार तू आना, मैं तुझे दिखाऊंगा, और आया हुआ हमारे इलाके में आता है, जिस दिन आएगा तू आ जाना, फिर से मुझको मार देंगे। तो जब वो वहां पहुंचे तो खलील ने कहा हक नवाज, एक तो बाबा जी के घुटनों को हाथ लगाओ, माजरत करो, और दूसरा सारा वाकया बयान करो। तो उसने सारा वाकया भी बयान किया। मैं आज भी उस खलील को दुआएं देता हूँ, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और हक नवाज मेरे ख्याल में जिंदा है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको ईमान और सेहत के साथ सलामत रखे और आखिरत में जगह दे। ये थे वो लोग जिनको हम मुआशरे में जुर्म पेशा कहते हैं। और वो लोग जो मुझे कत्ल कराना चाहते थे, वो सारे वो लोग थे जो कहीं ना कहीं से मेरे कुर्बत वाले थे। कोई दोस्त का बेटा था, कोई रिश्तेदार था, और यकीनन तकरीबन हर बंदे पर मेरा एहसान था, उनका मुझ पर कोई एहसान नहीं था। लेकिन इख्तलाफ राय की बुनियाद पर कि मेरी उनकी सोच मुख्तलिफ थी सियासत में, ते पसंद नापसंद पर वो मुझे दुनिया से फारग करना चाहते थे। और वो जो जुर्म पेशा लोग थे उन्होंने इतनी लज दिखाई थी। लेकिन आज वो जो मैंने देखा ना, वो मुजाद वाले अजीज़ों को, कि जो शख्स उनके बाप का दोस्त था, वो उनका बहनोई भी मुझे अपना बुजुर्ग कहता है, वो भी बदकिस्मती से इस जुर्म की दुनिया से होकर आया। तो और उनकी वालदा को मैंने अपनी बड़ी बहन समझ के, तो उसके साथ उनके भाई का मैंने मुकदमा लड़ा था। तो वो मैं ही उनके इल्म में था कि जहाँ वो जो कब्जा करने जा रहे हैं वो मेरे भांजों की ज़मीन है। तो उनको मैंने कहा यार मेरे भांजों की ज़मीन पर कब्जा करोगे? तो उन्होंने कहा,
और जी उनको मना कर देना, वो आगे ना आए, नतीजा कोई और होगा। यानी कितनी तब्दीली आ गई है। लेकिन वो जो माजी के जुर्म पेशा लोग थे, उनका किरदार कितना बुलंद था। तो मैं अपनी जो मैं बायोग्राफी रिकॉर्ड करा रहा हूँ उसमें भी मेरा ये उन्वान होगा कि बड़े छोटे लोग और छोटे बड़े लोग, और साथ जो मैं इस पे मैंने किताब तारीर कर रहा हूँ अपनी जो ना हयात मुस्तार, उसमें भी मैं ये वाक़या बयान कर रहा हूँ कि बड़े लोगों को मैंने छोटा पाया और छोटे लोगों में मैंने बड़े बड़े लोग पाए। तो ये जुरैम की दुनिया में भी जो कभी बड़े किरदार के लोग होते थे, आज हमारी अमली ज़िंदगी में भी किरदार नाम की चीज़ जो है ना, वो ढूंढे से नहीं मिलती। ये हमने क्या तरक्की की है, एक तरफ हम चांद पर पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ हमारा किरदार ये है कि कदी ते पग बट्टी होवे तो लोग जान दे देंगे सन, हुण ते जान दे दईए तो लोग जान लै लैंदे ने। अल्लाह साढ़े ते रहम करे।